एंड इस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। और अगर बात करें इस मूवी की स्पेशलिटी की, तो हमें मूवी में खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें कैप्टन अमेरिका के साथ साथ रेड हल्क द लीडर को भी हम देख सकते हैं। और इन जैसे हल्क कैरेक्टर की वजह से मूवी काफी बढ़िया है। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना जरूर, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। सो इस बात से वीडियो को लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आइए हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टोरी स्टार्ट होती है थंडरबोल्ट रॉस से, और ये थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू का वही कैरेक्टर है जो कि पहले यूएस आर्मी के अंदर जनरल हुआ करता था। सो दोस्तों, जैसे ही इस मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें पता चलता है कि रॉस अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, रॉस ही पूरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को रूल करेगा। लेकिन अब इसके बाद 5 महीने बीत जाते हैं, और हम 5 महीने बीतने के बाद हम सीधा सैम विल्सन से मिलते हैं, यानी कि एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका से। हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर सैम विल्सन यानी कि नया वाला कैप्टन अमेरिका यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में कई सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर यूएस से मैक्सिको जाता है। और इस टाइम पर सैम के साथ उसका साइड की टॉरस भी होता है। और हम जानते हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसका दोस्त, या फिर यूं कहे कि उसका साइड की टॉरस अब फैल्कन बन चुका है। हम ये जानते हैं कि सैम और उसके बाकी साथी मैक्सिको एक मिशन पर आए होते हैं, और इस मिशन के अंदर उन्हें कई सारे टेररिस्ट से फाइट करनी होती है। असल में यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मैक्सिको के अंदर एक काफी पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जिनका नाम है सरपेंट सोसाइटी। और इस सरपेंट सोसाइटी ने इस टाइम पर जापान से एक खास चीज चोरी की। वो खास चीज इस टाइम पर एक कंटेनर के अंदर होती है, जो कंटेनर इस सरपेंट ग्रुप के बॉस के पास होता है। और इस सरपेंट सोसाइटी का बॉस होता है साइड वेंडर, यानी कि द बॉयज का स्टैंड एडगर। और अब क्योंकि यूएसए और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इसीलिए जापान की ये खास चीज को वापस लाने का जिम्मा यूएसए ने उठाया है, जिस वजह से सैम और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर कंटेनर लेने आते हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद सैम इसके अड्डे में घुस जाते हैं, जिसके बाद सैम की यहाँ पर टेररिस्ट के बीच में फाइट होती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल करना काफी बढ़िया से सीख चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर फैल्कन के नए वाले सूट को देखते हैं, और उस सूट के जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेनियम से बने होते हैं, इसलिए वाइब्रेनियम से इन विंग्स का यूज करके सैम विल्सन बड़े आराम से इन सारे टेररिस्ट को पीट देता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस बात का भी पता लगता है कि सैम विल्सन का जो वाइब्रेनियम से बना वो विंग्स है वो वकांडा ने एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया है, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर सैम ने वकांडा में रहकर उसके लिए फाइट की थी। अब इसके बाद ही सैम विल्सन यहाँ के सारे गुंडों को पीटने के बाद इन सब के लीडर के पास पहुंचता है, यानी कि सरपेट ग्रुप के बॉस साइड वैडर के पास। और उसके पास पहुंचने के बाद ही वो ये देखता है कि उसके पास वो कंटेनर नहीं है, उसने पहले ही उसे दूर भेज दिया है। टॉरस फाल्कन बनके उससे वो लेके आता है, और जब टॉरस उससे वो वापस लेके आता है तो सैम उससे बहुत खुश होता है। लेकिन साइड वेंडर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कंटेनर मिलने की वजह से सैम विल्सन अपनी टीम के साथ यूएसए वापस आ जाता है। अब वापस यूएसए आने के बाद हम ये देखते हैं कि सैम टॉरस से काफी ज्यादा खुश होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिको के अंदर टॉरस ने उसकी काफी हेल्प की थी, एंड इसीलिए टॉरस से खुश होकर सैम विल्सन अब उसे सीधा अपने पुराने दोस्त आइजा ब्रैडली के पास मिलवाने जाता है। अब दोस्तों, जिन्होंने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखी है वो सभी के सभी आइजा ब्रैडली को अच्छे से जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर तब भी कोई इस कैरेक्टर को नहीं जानता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर हमें इसके बारे में काफी पता लगेगा। अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही टॉरस को आइजा ब्रैडली से मिलवाता है, वैसे ही वो उससे बताता है कि आइजा ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है, एंड वो भी एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये बात जानकर टॉरस काफी ज्यादा दंग रह जाता है। लेकिन इसी के साथ आगे सैम टॉरस से कहता है कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर खो गए थे, तब उसके बाद यूएसए कंट्री ने आइजा ब्रैडली को अपना नया कैप्टन अमेरिका बनाया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि आइजा ब्रैडली भी स्टीव रॉजर की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर था, जिस वजह से आइजा ब्रैडली की ताकत, बहादुरी और देशभक्ति को देखकर उसे स्टीव रॉजर के बाद कैप्टन अमेरिका बना गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका बनाने के कुछ टाइम बाद आइजा ब्रैडली को 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया, और फिर 30 साल जेल काटने के बाद वो आजाद हुआ है। अब टॉरस जैसे ही इस बात को सुनता है, वैसे ही वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है, और इसीलिए वो आइजा ब्रैडली से पूछता है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब आप कैप्टन अमेरिका थे यूएसए ने आपको 30 सालों के लिए जेल में क्यों डाला था। यह बात सुनने के बाद ही आइजा ब्रैडली टॉरस को ये बताता है कि जब वो स्टीव रॉजर के बाद उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया था, उसने कई सारे सक्सेसफुल मिशंस किए हैं,
और हर बार अपने कई सारे साथियों की जान बचाई और इसीलिए मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी एक सुपर हीरो बने और इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अचानक से अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डाल दिया। 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और 30 सालों के बाद ही मुझे जेल से आजादी मिली। और इसी वजह से मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस यूएसए देश की सरकार से बहुत नफरत है। हालांकि इन सारी बातों को जानने के बाद ही टॉरेस, सैम विल्सन और आइजा ब्रैडली तीनों काफी बात करते हैं। टॉरेस और ब्रैडली की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से सैम विल्सन को फोन आता है और फोन उठाने पर सैम विल्सन को यह पता लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि थंडरबर्ड रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग और एक पार्टी रखी है और इस मीटिंग में सैम विल्सन को भी इनवाइट किया जा रहा है। अब मीटिंग का इनविटेशन मिलने के बाद सैम उससे कहता है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड आइजा ब्रैडली को भी इन्वाइट करना होगा, तभी मैं आऊंगा, जिससे रॉस मान जाता है। उसके बाद उन तीनों को इन्वाइट करता है। अब मीटिंग का इन्विटेशन मिलने के बाद ही हम देखते हैं कि सैम विल्सन जल्दी से तैयार होता है। आइजा ब्रैडली और टॉरेस दोनों को साथ लेकर सीधा व्हाइट हाउस जाता है, यानी कि ये तीनों के तीनों पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ व्हाइट हाउस आने के बाद सैम की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है, यानी कि थंडरबर्ड रॉस से। अब सैम विल्सन से मिलने के बाद रॉस उसे कहता है कि वो सैम से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने मैक्सिको के अंदर अपने मिशन को काफी बढ़िया तरीके से पूरा किया है और जापान की जो चीज सरपेंट ग्रुप ने चुरा ली थी सैम विल्सन बड़े आराम से वापस लेके आया है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधे व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हॉल को देखते हैं। हमें ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर सैम विल्सन, आइजा ब्रैडली, टॉरेस और उनकी तरह और भी सारे गेस्ट होते हैं। लेकिन उन्हीं सब के साथ साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस और उनके अलावा दुनिया भर की काफी सारी कंट्रीज के हेड भी होते हैं, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और साथ साथ ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखने में काफी ज्यादा हद तक मोदी जैसा लग रहे होते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि रॉस इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और वो सबसे ये कहते हैं कि आज से काफी टाइम पहले इंडियन ओशन के अंदर एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड। और दोस्तों ये सेलेस्टियल आइलैंड कोई और नहीं बल्कि टियामत द सेलेस्टियल होता है, जिसने उभरते हुए इमरजेंस को इटर्नल्स ने रोक दिया था। लेकिन इसके सख्त होने की वजह से ये एक आइलैंड जैसा बन गया था। और उसी की बात करते हुए रॉस सबसे कहता है कि जब इंडियन ओशियन के अंदर इस सेलेस्टियल आइलैंड का इमरजेंस हुआ तब दुनिया की सारी कंट्रीज का ध्यान इस पर गया। अब इस आइलैंड पर आकर बहुत सारी कंट्रीज ने रिसर्च किया एंड जिस पर हमें पता लगा कि ये आइलैंड एक नए तरीके के मेटल से बना है, एक ऐसा मेटल जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन ये मेटल वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मेटल का नाम है एडमेंटम। लेकिन जैसे ही एडमेंटम के बारे में दुनिया को पता लगा वैसे उसे हथियाने के लिए होड़ मच गई और इसीलिए कई सारे देशों के बीच अनबन होने लगी। लेकिन तब जाकर हमारे देश यानी कि यूएसए सामने आया और हमने इस सारे देशों का संगठन बनाने का फैसला लिया है और हमने ये डिसाइड किया है कि ये सारे देश एक साथ मिलकर उस सारे एडमेंटियम को आपस में बांट ले ताकि सभी को एडमेंटियम मिल जाए और किसी के बीच टकरार ना मचे। और आज के दिन इस मीटिंग में हम सारे देश मिलकर इसी प्रस्ताव को पास करने आए हैं। अब इसके साथ ही रॉस यहाँ पर यह भी कहता है कि हमारे मित्र देश जापान ने इस सेलेस्टियल आइलैंड पर पाए जाने वाले एडमेंटियम पर काफी अच्छी रिसर्च की थी और उन्होंने एडमेंटियम के प्योर फॉर्म को अचीव कर लिया था। लेकिन उसी प्योर एडमेंटियम को सरपेंट ग्रुप ने चोरी कर लिया, जिसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ने मैक्सिको जाकर जापान के उस एडमेंटियम को वापस लेकर आए और इसके लिए वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के दौरान हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ इस मीटिंग में अचानक से जोर जोर से गाना बजने लगा और गाना बजने के साथ ही आइजा ब्रैडली खड़ा होता है और वो पास खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उस बंदूक से सीधे रॉस पर फायर करता है। और वहाँ पर सिर्फ आइजा ब्रैडली नहीं बल्कि वहाँ व्हाइट हाउस में खड़े यूएस के 4 सोल्जर्स भी सामने आते हैं और वो भी अपना गन्स निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यह फायरिंग में रॉस बच जाता है, जिसके बाद सैम विल्सन जल्दी से आइजा ब्रैडली को कंट्रोल करता है और वो आइजा ब्रैडली के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है। आइजा ब्रैडली और वो बाकी के 4 सोल्जर्स सभी से फाइट करने लगते हैं। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो बिल्कुल ब्लैक विडो जैसे फाइट करती है और वो एक एक करके सभी शूटर्स को ढेर कर देती है। एंड हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है, इस लड़की का नाम होता है रूथ और ये यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि रॉस का पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये लड़की एक्चुअल में एक इजरायली है जिसने की रसिया के रेड रूम से ट्रेनिंग ली है, यानी कि दोस्तों ये सच में ब्लैक विडो है। अब इसके बाद हम
हम यह देखते हैं कि रूथ, सैम विल्सन और काफी सारे गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं और इन सब के पकड़े जाने के बाद सैम सीधा आइजा ब्रैडली के पास आता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आइजा ब्रैडली सीधे यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोली चला दी। बट दोस्तों, सैम के ऐसे पूछने पर हमें ये देखते हैं कि आइजा ब्रैडली को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो सैम से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम जो कह रहे हो मुझे याद नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से बकी विंटर सोल्जर बनकर जो कांड किया करता था उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आइजा ब्रैडली को देखकर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे भी रॉस के ऊपर की जाने वाली फायरिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन अब क्योंकि इसने काफी बड़ा जुर्म किया होता है, इसीलिए आइजा ब्रैडली को अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बट उसके जेल में जाने के बाद सैम उससे मिलने आता है और वो आइजा ब्रैडली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं हो और तुम यूएस के प्रेसिडेंट को कभी गोली नहीं मारोगे और इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में जान कर रहूंगा ये सब किसने करवाया है और इसके बाद मैं तुम्हें जल्द से जेल से बाहर निकाल लूंगा। अब सैम विल्सन को भी ये पता था कि आइजा ब्रैडली निर्दोष है और हो ना हो प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाले हमले के पीछे कोई और है, इसीलिए सैम विल्सन सीधा टॉरेस से मिलता है एंड उसके साथ मिलकर उस मीटिंग की पूरी सीसीटीवी फुटेज देखता है और इस फुटेज में उन दोनों को काफी सारी अजीब चीजें दिखती है। जैसे कि सबसे पहले वो लोग ये देखते हैं कि मीटिंग में आइजा ब्रैडली अपना फोन यूज कर रहा होता है, तब अचानक से उसका फोन व्हाइट कलर में ब्लिंक होता है और ऐसे ही ये चीज 4 सोल्जर्स के साथ भी हुई थी जिन्होंने की आइजा ब्रैडली के साथ मिलकर फायरिंग की थी। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि उन 5 ने मीटिंग में फायरिंग तभी की थी जब वो गाना चला था, इसीलिए वो दोनों ये श्योर हो जाते हैं कि मीटिंग में इन 5 ने जो भी किया वो इनसे करवाया गया था। इसलिए यहाँ पर सैम टॉरेस के साथ मिलकर प्लान करता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर रहेगा जिसने भी ये किया है। लेकिन ये सब डिसाइड करने के बाद ही जैसे सैम विल्सन बाहर आता है और अपनी कार लेकर काम करने जाता है, वैसे ही रास्ते में उसे सरपेट ग्रुप के लीडर साइड वेंडर घेर लेता है और वो उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन सैम विल्सन उससे फाइट करता है एंड वो उसे पीट कर कैप्चर कर लेता है, क्योंकि सैम विल्सन ने मैक्सिको में जाकर सरपेट ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मारा था और साइड वेंडर के हाथों से जापान का वो कंटेनर भी छीन लिया था, इसीलिए साइड वेंडर ने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया था। लेकिन यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही साइड वेंडर को हरा कर उसे चित कर देता है, वैसे ही वहां पर उसे एक फोन कॉल आती है और फोन कॉल उठाने के बाद सैम विल्सन को यह पता लगता है कोई शख्स सैम विल्सन पर नजर रख रहा है, क्योंकि वो आदमी सैम से फोन पर यह कह रहा होता है कि तुमने इसे तो हरा दिया, लेकिन अब आगे जो होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। और यह बोलकर वो आदमी फोन काट देता है। इस फोन को काटने के बाद सैम जल्दी से टॉरेस के पास आता है। वो टॉरेस से बोलकर इस फोन कॉल को ट्रैक करता है, जिसके बाद जाकर उन्हें ये पता लगता है कि ये कॉल उन्हें एक पुराने गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी एक दूर वीराने जंगल में है। लेकिन सैम और टॉरेस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वो जल्दी से जाकर सीधा उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद उन दोनों को यह पता लगता है कि यह गवर्नमेंट फैसिलिटी सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रिसर्च एरिया है जहां पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट करवाता है और ये एक्सपेरिमेंट तब से करवा रहा होता है जब से वो आर्मी के अंदर जनरल था। जैसे ये सारी बातें सैम और टॉरेस को पता लगता है, वैसे ही यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर होता है सैमुअल स्टेंस, यानी कि द लीडर। अब द लीडर को देखकर सैम विल्सन और टॉरेस दोनों काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि द लीडर भी हल्क की तरह पूरा ग्रीन था और इसके सर का भेजा फ्राई हो चुका था। यहाँ पर लीडर को देखकर सैम उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है इसमें तुम्हारा हाथ जरूर है। अब सैम की सारी बातें सुनकर द लीडर उसे कहता है कि एक्चुअल में मेरा नाम सैमुअल स्टेंस है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर मदद मांगी तब उसकी मदद करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर पर गिर गया और वो मेरे सर के जख्म के जरिए वो सीधा मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। हालांकि ऐसा होने से मेरा चेहरा और मेरी बॉडी तो खराब हो गई, लेकिन उसी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में रॉस को पता लगा, वैसे ही उसने मुझे कैप्चर कर लिया और उसने मेरे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस दौरान मैं उससे कहता रहा कि मुझे छोड़ दे, मुझे आजाद कर दे, लेकिन तब उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तब उसने मुझसे ये कहा कि ये सारे काम यूएसए की गवर्नमेंट करवा रहा है और इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसने मुझसे ये वादा किया है कि जिस दिन वो यूएसए के प्रेसिडेंट बनेगा उसी दिन वो मुझे आजाद कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने मुझे यहाँ से आजाद नहीं किया और वो लगातार मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाता रहा और इसीलिए जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसे जान से मार दिया। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थंडरबोल्ट रॉस का असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके
थंडरबोल्ट रॉस असलियत में कैसा इंसान है और इसी तरीके से मैं अपना बदला लूंगा। और फिर मैंने ऐसा करने के लिए साइड वेंडर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, जापान के कंटेनर को चोरी कर ले। और ऐसा करने के लिए मैंने साइड वेंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे ताकि जापान को इसके बारे में पता लगे। तब जापान को ये समझ में आया कि ये सारी चीजें रॉस करवा रहा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें जानने के बाद ये सैम विल्सन को यह पता लग जाता है कि अभी उसे कुछ टाइम पहले जिसने कॉल किया था वो लीडर था। अब इसीलिए सैम विल्सन लीडर्स की इन सारी बातें जानने के बाद वो यह समझ जाता है कि ये जो भी गड़बड़ी हो रही है उन सब के पीछे लीडर का हाथ है और इसीलिए उसको लीडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही लीडर इस फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना गाना सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। उन्हें अपने वश में करके उन सभी को सैम विल्सन और टॉरेस पर छोड़ देता है और इस मौके का फायदा उठाकर लीडर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सैम विल्सन और टॉरेस इन सारे गार्ड्स का किसी तरह सामना करता है एंड फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इस अगले सीन में हम ये देखते हैं कि द लीडर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है क्योंकि जापान कंट्री को पता लग जाता है कि उसे एडमेंटियम के कंटेनर को चोरी करने के लिए साइड वेंडर को अमेरिका के CIA ने पैसे भेजे थे। और इसीलिए इस बात को जानकर जापान कंट्री के PM ये भी समझ जाता है कि उनके साथ ये जो भी हुआ है ये सब बस एक चाल है और ये चाल उसके साथ रॉस ने खेली है। और फिर इसके बाद जापान के PM ये डिसाइड करते हैं कि उसने एडमेंटियम को लेकर USA के साथ जो गठबंधन किया था वो उसे तोड़ देता है और वो अपनी मिलिट्री को सीधा सेलेस्टियल आइलैंड पर भेज देता है ताकि इस तरीके से US से पहले ही जापान सारे एडमेंटियम को अपने काबू में कर ले। लेकिन अभी इधर USA के अंदर जैसे ही US की इंटेलिजेंट को यह पता लगता है कि जापान कंट्री के सारे एडमेंटियम को हासिल करने के लिए सेलेस्टियल आइलैंड पर जा रहे हैं, वैसे ही वो इस बारे में जल्दी से रॉस को बताता है। जिसके बाद ये जानते ही थंडरबोल्ट रॉस जल्दी से ऑर्डर देता है कि अपनी मिलिट्री को लेकर भी सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल जाता है ताकि जापान कंट्री से पहले वो सेलेस्टियल आइलैंड पर पहुंच जाए और सारे एडमेंटियम को अपने काबू में कर ले। और अब क्योंकि दोस्तों जापान और USA जैसी दो बड़ी कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में यह बात फैल जाती है कि शायद एडमेंटियम को लेकर जापान और USA के बीच वॉर होने वाली है। अब सीधा ये सारी बातें जैसे सैम और टेरेस को पता लगती है वैसे ही वो जल्दी से अपना सूट को सूट अप करते हैं, तेजी से सेलेस्टियल आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस का वॉरशिप देखता है और इसीलिए वो जल्दी से उसके अंदर जाता है एंड वो रॉस से मिलता है। यहाँ पर सैम रॉस को समझाता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। बट इन दोनों की बातचीत के दौरान हम दूसरी साइड लीडर को देखते हैं जो कि सैम विल्सन से बचकर भागने के बाद सीधा एक घर में घुसता है। वहां पर एक फोन लेकर US के दो पायलट के वायरलेस को हैक कर लेता है और दोनों पायलट इस टाइम पर सेलेस्टियल आइलैंड के पास ही होते हैं। इसीलिए लीडर फोन से दूर रहकर उन दोनों को अपने वश में कर लेता है और उन दोनों को जापान पर हमला करने के लिए कहता है। जिसके बाद US के दोनों पायलट अपने एयरक्राफ्ट को लेते हैं और US के वॉरशिप पर हमला कर देते हैं। यह देखकर जापान को ऐसा लगता है कि US ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और शायद से वॉर की स्टार्ट हो चुकी है। एंड दी एंड इसीलिए रिस्पॉन्स में जापान भी अपने दो एयरक्राफ्ट को भेजता है जिसके बाद चारों एयरक्राफ्ट के बीच फाइट होने लगती है। बट ये देखकर सैम विल्सन और अपने दोस्त टॉरेस जल्दी से वहां पर आते हैं और वो US के दोनों एयरक्राफ्ट को रोककर उन दोनों के पायलट को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद सैम विल्सन जापान को ये समझाता है कि ये कोई वॉर नहीं है बल्कि यहाँ पर उनके दो सोल्जर्स बिना परमिशन के फायरिंग कर दी थी। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि USA और जापान दोनों के बीच वॉर जो होने लगी थी रुक जाती है और दोनों देश अपनी अपनी मिलिट्री को लेकर अपने देश वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेलेस्टियल आइलैंड के ऊपर सैम का दोस्त टॉरेस लड़ाई की वजह से काफी घायल हो गया था और इसीलिए वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहां पर इसका इलाज करवाता है। अब दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर बकी की एंट्री होती है यानी कि विंटर सोल्जर की। यहाँ पर सैम से मिलने आया होता है एंड वो सैम से कहता है कि उसकी लड़ाई के बारे में उसने न्यूज में देखा था। लेकिन यहाँ पर सैम से मिलने के बाद वो ही थोड़ी देर में वहां से चला जाता है और उसके जाते टाइम हमें पता लगता है कि बकी USA के अंदर एक पॉलिटिशियन बन गया है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि US के प्रेसिडेंट यानी कि रॉस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना होता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा जाता है ताकि एडमेंटियम को लेकर जापान और USA के बीच जो टेंशन हो रही थी और दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जापान और USA लड़ने वाले हैं, उन सारी चीजों को पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया जा सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सैम भी प्रेजेंट होता है और इसीलिए यहाँ पर सैम विल्सन से मिलने के लिए द लीडर आता है। यहाँ लीडर सैम विल्सन से मिलके उससे कहता है कि मैंने USA और जापान को लड़ाने के काफी अच्छा प्लान बनाया था
और मेरे इस प्लान के जरिए मैं थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता, वो कितना ज्यादा ईविल है। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ये प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अभी भी रॉस का सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर रहूंगा और मैं ये पूरी दुनिया को दिखा कर रहूंगा कि रॉस कितना ज्यादा ईविल और बुरा इंसान है। तो दोस्तों, इसी दौरान हमें ये पता लगता है कि असल में थंडरबोल्ट रॉस को काफी साल पहले एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी और डॉक्टर्स भी थंडरबोल्ट रॉस को बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन जब थंडरबोल्ट रॉस ने इस बारे में लीडर को बताया, तब लीडर ने अपने तेज दिमाग की मदद से रॉस की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और इसके लिए खास तरह की दवाई का इन्वेंट किया, जिस दवाई की एक गोली थंडरबोल्ट रॉस को हर रोज खानी होती है। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को यह पता नहीं था कि इस बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिलाता था और उस दवाई को थंडरबोल्ट रॉस सालों से ले रहे हैं। इसी वजह से अब थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गामा रेडिएशन भर चुका है। अब इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इसका असर हमें भी मिल जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थंडरबोल्ट रॉस देखते ही देखते रेड हल्क बन जाता है और काफी बेकाबू होकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और आसपास के कई सारे सोल्जर्स उसे रोक नहीं पाते। लेकिन ये सब देखने के बाद सैम विल्सन पहले लीडर को अरेस्ट करवाता है एंड देन वो जल्दी से रेड हल्क को रोकने के लिए आता है, जिसके बाद रेड हल्क और सैम विल्सन दोनों के बीच एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में हम क्लियरली देखते हैं कि रेड हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इस फाइट के अंदर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका के शील्ड को जमीन में गाड़ देता है और इसके वाइब्रेनियम से बने एक पंख को तोड़ देता है, जिस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। लेकिन तब उसके बाद वो थंडरबोल्ट रॉस को रोकने के लिए उसके सामने उसकी बेटी पेटी रॉस का नाम लेता है और वो थंडरबोल्ट रॉस से कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ उससे ये भी कहता है कि अपनी बेटी के लिए उसे शांत होना पड़ेगा। और फिर दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि पेटी रॉस का नाम सुनकर थंडरबोल्ट रॉस कुछ टाइम में ही शांत हो जाता है और फिर इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन फिर इसके बाद रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे उस जेल के अंदर डाल दिया जाता है जिस जेल के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंटमैन, फैल्कन, वांडा और हॉकाई को डाला गया था। लेकिन कई दिन बीतने के बाद सैम विल्सन इस जेल में पेटी रॉस के साथ आता है और वो इस जेल के अंदर पेटी रॉस को उसके फादर थंडरबोल्ट रॉस से मिलवाता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रॉस को अपनी बेटी पेटी रॉस से मिलकर काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद ही, क्योंकि अब सैम विल्सन ने साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रॉस पर अटैक करवाने वाले द लीडर है, इसीलिए इस बात को साबित करने के बाद ही वो आइजा ब्रैडली को जेल से बाहर निकलवाता है और अपने दोस्त आइजा ब्रैडली को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में आता है और इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस जेल के अंदर थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था उसी जेल के अंदर द लीडर को भी रखा जाता है और इसीलिए सैम विल्सन यहाँ पर लीडर से मिलने आता है। लेकिन जब सैम विल्सन लीडर से मिलने आता है तब लीडर उसको फ्यूचर को लेकर अलर्ट करता है और वो सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे यहाँ पकड़ के सब कुछ ठीक कर दिया है, अब शायद से तुम्हारी दुनिया पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल बात यह नहीं है। मैंने अपने दिमाग की मदद से सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है और इसीलिए मुझे पता है कि वो सारे आ रहे हैं और जब वो सारे आएंगे तब तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये बात सुनकर सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो और कौन आने वाले हैं। ये सुनकर द लीडर सैमुअल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड में एक लौती दुनिया है? सच बात तो यह है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी कई अनगिनत दुनिया है और उन सभी दुनिया में वो सब रहते हैं और वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। इसीलिए देखते हैं कि अब तुम क्या करोगे, अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। लेकिन दोस्तों, लीडर के ये सब बोलने के बाद ही ये एंड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म हो जाता है।